हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए 01-2022 बैच के मैथ्स के ऑफिशियल सैंपल पेपर को। यह ऑफिशियल सैंपल पेपर आपके ऑफिशियल साइट पर भी अपलोडेड है और आप इसको मॉक टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं। हमने आपको बताया है कि कैसे मॉक टेस्ट देना है, तो आप जाइए एक बार वहाँ से ट्राई कीजिए और जो भी क्वेश्चंस नहीं बने आप यहाँ पे आकर सारे सॉल्यूशंस को अच्छे से देख लीजिए। तो आइए बढ़ते अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर ही पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और आपको बता दें बच्चे कि जस्ट इसी वीडियो के पीडीएफ के नीचे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिए गए, उस लिंक पर क्लिक करके आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। वह ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है और आपको वह जरूर हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन के लिए, तो उसे जाकर जरूर दीजिएगा। फ्री में प्रोवाइडेड है, सो जाकर आप उसे दीजिए ताकि उसका लाभ आप उठा सके। और जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसके अनुसार हम आपके और भी प्रैक्टिसेस को बढ़ाते रहेंगे। अभी तक उस पर 4 प्रैक्टिसेस अपलोड कर दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेज में, तो जाइए उस प्रैक्टिसेस को आप दीजिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जैसे ही आप सेक्शन 2 में जाइएगा, आप जो आपकी जीडी की एग्जामिनेशन होंगी उसमें सेक्शन 2 में जाइएगा तो आपको 61 नंबर क्वेश्चन ये आपको यहाँ से स्टार्ट होता है और ये 61 नंबर क्वेश्चन आपको वहाँ पे पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको यही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये आपका मॉक टेस्ट में 61 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। आपको वहाँ पे कुछ और क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ 0 से 1 आपको √1 प्लस साइन x/2 इंटू डी एक्स का क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखिए हालांकि इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है थी, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सुधारना चाहिए था और उनको एक मॉक टेस्ट बनाने के लिए दिया जाता है और एक उस मॉक टेस्ट में भी गलती जल्दी छाप देते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर बात है कि ये पिछले साल भी यही क्वेश्चन गड़बड़ी था और इस साल भी इसको गड़बड़ ही छोड़ दिए हैं, इसको बनाए भी नहीं है सही से। तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना चाहिए हमारे हिसाब से। तो एक बार देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा और इसमें क्या गड़बड़ी है वो आपको अभी पता चलेगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि 0 से 1 है आपका और यहाँ पे √1 प्लस साइन x/2 है, ठीक है। इसका इंटू डी एक्स है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, 0 से 1 लिखिएगा। आप 1 को क्या लिख सकते हैं, आप 1 को साइन स्क्वायर x/4 लिख सकते हैं, प्लस में कॉस स्क्वायर x/4 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x जो होता है वो किसके 1 के बराबर होता है। ये आइडेंटिटी है, ये सभी को पता होता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ जो आपका साइन x/2 है इसको आप 2 इंटू साइन प्लस में साइन x/4 इंटू कॉस x/4, हमने इसको ऐसा कैसे लिखा, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है साइन 2x का, वो क्या होता है आपका 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x होता है, यही फॉर्मूला होता है ना साइन 2x का। तो अगर यहाँ पे 2x है तो क्या हो जा रहा है, हमारा आधा हो जा रहा है, x हो जा रहा है। अगर यहाँ पे हमारा x/2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, x/4 उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा इसका x/3 रहता तो क्या करते हैं हम, इसका आधा हो जाता है, यानी x/6 हो जाता। तो इस तरीके से क्या होता आपका, ये आगे प्रोसीड होता, ठीक है। तो इसको ये तरीका होता है फॉर्मूला यूज करने का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन टफ नहीं है, ये क्वेश्चन में फॉर्मूला का पार्टिकुलर तरीके से यूज करना बताया जा रहा है कि क्या आपको फॉर्मूला अच्छे से यूज करना आता है या फिर आप सिंपली रट के चले गए हैं। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे एग्जामिनेशन में देखा जाता है आपको, ठीक है। तो हमने इसको ऐसा किया। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, ये कौन से क्वेश्चन को बना रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो गया, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab ऐसा करके आप समझ सकते हैं। तो क्या हो गया आपका a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, यानी साइन x/4 प्लस कॉस x/4 का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन 0 से 1 आपका साइन x/4 प्लस में कॉस x/4 का होल स्क्वायर और साथ ही क्या है, इसका रूट है। तो आपको पता है रूट से आपका स्क्वायरिंग कट जाएगा, तो ये 0 से 1 हो जाएगा साइन x/4 और प्लस में आपका कॉस x/4 और dx सभी में है, तो dx आप हर जगह लिखते जाइएगा, ठीक है। वो आपका काम है, अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ dx से चलिए हम लिख दिए। तो यहाँ पे आप इसको क्या करना, आप सिंपली इंटीग्रेट कर देना। अब इंटीग्रेशन तो बहुत आसान हो चुका है, यहाँ पे इंटीग्रेशन टफ था हमारा, लेकिन हमने आपको जब भी प्रैक्टिस सेट्स भी दिया है उसमें मैं आपको इंटीग्रेशन क्वेश्चंस को बनाने समय, डिफरेंशिएशन क्वेश्चंस को बनाने समय एक आपको हिदायत दिया है। हमने कहा है आपको कि आपका काम क्या रहेगा, आपका काम यह रहेगा कि आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वाले टर्म रहे तो आप कोशिश कीजिए उसको शॉर्ट बनाना, उसको शॉर्ट बनाइएगा और उस आप फंक्शंस को ही शॉर्ट बना दीजिए ताकि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने में आसानी पड़े, ठीक है। तो हमने इस फंक्शंस को यहाँ पे अब शॉर्ट बना दिया है और अब हम क्या करेंगे, अब इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे, सॉरी इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए साइन x/4 का क्या होता है आपका माइनस टाइम्स ऑफ, क्या होता है माइनस टाइम्स ऑफ कॉस x/4 और ये आपका 1/4 से में क्या करना पड़ेगा, आपका डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर आपने साइन x का इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो क्या होता है आपका माइनस, क्या होगा माइनस टाइम्स ऑफ कॉस x, ये dx है यहाँ पे। और अगर आपने साइन x का इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो ये क्या होता है आपका माइनस टाइम्स ऑफ कॉस x और ये जो
आपका रहता है उससे क्या होता है नीचे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ऐसा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्यों होता है, क्या होता है, ये आपको पहले से पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो यहाँ पे हम आपको बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बताएंगे तो वीडियोस लंबा होगा, ठीक है। हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस दे रहे हैं, सो आपको सिंपल तरीके से बताना है, सो वीडियोस को लंबा नहीं खींचना है आगे में, ठीक है। तो यहाँ पे साइन माइनस टाइम से cos 6/4 अपॉन 1/4 है, ठीक है। cos 6/4 का क्या होगा आपका, cos 6/4 का होगा sin x/4 अपॉन में क्या होगा 1/4, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से 1 हम क्या करेंगे 1/4 को सभी में से कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये बाहर आ गया। ये आपका माइनस टाइम्स ऑफ, चलिए इसको अच्छे से कर लेते हैं, ये आपका sin x/4 प्लस में प्लस में नहीं माइनस में cos x/4, ठीक है। 0 से 1 है आपका। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, फिर से एक ही पेज में बनाएंगे तो क्या होगा आपका थोड़ा सा हच-पच हो जाएगा, ठीक है, तो ठीक नहीं लगेगा। तो ये 1 हो गया आपका, और ये क्या है नंबर 2 पार्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अब इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे सिंपली अब पुट कर देंगे वैल्यू, पहले 1 डालेंगे, फिर माइनस टाइम्स ऑफ, फिर 0 डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम जब 4 डाल रहे हैं, यहाँ पे जब हम 1 डालेंगे तो sin 1/4 माइनस cos 1/4, sin 1/4 माइनस cos 1/4, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, और क्या आपका sin 0 क्या होता है 0 होता है, और आपका माइनस प्लस हो जाएगा, और cos प्लस में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा cos आपका 0, cos 0 क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। cos 0 क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, ये आपका यहाँ तक होगा। कैसे किया हमने, पहले हमने 1 डाला सभी में, और फिर माइनस साइन देके आपको हमने फिर 0 पुट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका वैल्यू ये आ जा रहा है। क्या ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है क्या, या क्या वैल्यू आपके ये क्वेश्चन में दिया गया है आंसर में, तो नहीं दिया गया है। तो आप सोच रहे होंगे क्या हमने गलत बताया आपको, तो बिल्कुल नहीं, हमने आपको गलत नहीं बताया। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा सुधार आएगा। क्वेश्चन में क्या सुधार होगा कि यहाँ से 0 से 1 की इंटीग्रेट ना करके 0 से हम क्या करेंगे पाई तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और वैल्यू को फिर से हम नया चेंजिंग लाएंगे। यहाँ पे 0 से हम 1 ना देके क्या करेंगे, अब 0 से यहाँ पे हम पाई कर देंगे, ठीक है। यानी नया लिख देते हैं 0 से अब पाई कर देंगे, ठीक है। तो जब 0 से हम पाई करेंगे तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, अब 0 से पाई पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम फिर से आपको बताते हैं, यहाँ से 0 से पाई पुट करके बताएंगे। तो 4 आपका पहले आ गया, और सामने आपका क्या हो गया π/4 माइनस टाइम्स ऑफ cos π/4 हो गया, और माइनस फिर आपका क्या हो गया, और ये cos 0 तो यहाँ फिर से डालेंगे तो sin 0 0 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और cos 0 आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि sin π/4 माइनस टाइम्स ऑफ cos π/4, sin π/4 किसका वैल्यू होता है, तो sin π/4 आपका किसका वैल्यू होता है, तो sin π/4 कितना आपका 45 डिग्री का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है बच्चे, उसको आपका 45 डिग्री का वैल्यू होता है। तो निकाल लीजिए 45, sin 45 कितना होता है बताइए, तो sin 45 कितना होता है बताइए। तो sin 45 होता है आपका 1/√2, और ये आपका भी होता है cos 45 भी 1/√2, दोनों सेम ही होता है। 1/√2 से 1/√2 कट गया, 4 × 1, यानी आपका आंसर क्या हो गया 4 हो गया। तो आंसर मिलाइए अब कौन सा आंसर करेक्ट है इसके रिगार्डिंग, तो आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे गलती है आपका 0 से 1 ना होकर इंटीग्रेशन आपका 0 से पाई होना चाहिए था, ठीक है। अगर 0 से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे तो देख लीजिए यही झंझट आ जाएगा, और आपका इंटीग्रेशन बाद में सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। आपको लंबा सा वैल्यू आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे त्रुटि जो था वो क्या था आपका 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 5 होना चाहिए। तो ये पिछले बार भी यही प्रॉब्लम था, इस बार भी यही प्रॉब्लम है, तो इसको सुधारना चाहिए था, लेकिन नहीं सुधारा, ठीक है। अब पता नहीं क्यों नहीं सुधारा, अभी क्या कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 2 हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िएगा, क्या लिख रहा है, पढ़िए क्या लिख रहा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा है कि द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। ये किसका क्वेश्चन है, ये आपको देखिए, ये हमने कैलकुलस का क्वेश्चन बताया, किसका होता है कैलकुलस, ठीक है। और ये किसका क्वेश्श्चन है, ये भी आपका क्या है कैलकुलस का ही क्वेश्चन है, एरिया वाला, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व, तो यहाँ पे लिखा गया कि द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला x = 4 - y² एंड y एक्सिस इन स्क्वायर यूनिट इज। कहा जा रहा है कि जो पैराबोला आपका x = 4 - y² एंड y एक्सिस के बीच में जो एरिया बनेगा उस एरिया का क्या होगा वैल्यू आपको पूछा जा रहा है, यानी वो एरिया कितना बाउंड करेगा, ठीक है। कौन बाउंड करेगा एरिया, तो पैराबोला x = 4 - y² एंड y एक्सिस कितना आपका क्या होगा, कितना वो एरिया बाउंड करेगा, ठीक है, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इस पैराबोला का हमको इक्वेशन को अच्छे से लिख लेना है। पहले x = 4 टाइम्स ऑफ y², क्यों अच्छे से इक्वेशन लिखना है, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे इसका फिगर बनाना है, ठीक है। हम इसका फिगर बनाएंगे और देन फिर क्या करेंगे सॉल्यूशंस को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, हमने पढ़ा है कि y² = 4x, हमने ऐसा पढ़ा है। हमने एक और इक्वेशन पढ़ा है y² = 4a × x - a, या फिर x + -a, आपने ये दोनों इक्वेशन पढ़ा होगा, ठीक है। दोनों का ग्राफ क्या होता है, थोड़ा सा चेंजिंग होता है, थोड़ा सा क्या होता है डिफरेंस होता है यहाँ पे एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहे थे कि आपने 2 इक्वेशन पढ़ा है, थोड़ा सा कॉल आ गया था। तो यहाँ पे लिखा गया है कि y² = 4x, और दूसरा क्या है कि y² = 4। यहाँ पे अगर हमने a लिख दिया है तो इसको क्या कीजिए थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे a की जगह पे b कर दीजिए, ठीक, ताकि क्या हो इसमें कन्फ्यूजन ना हो, समझ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी दोनों पैटर्न पे इस इक्वेशन को पैराबोला की इक्वेशन को कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे y² लिख देंगे, और यहाँ पे 4 और आपका क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x - 4, और ये आपका y²। तो या हमें मिला y² = -4a, सॉरी y² = -x - 4, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे इक्वेशन लिखेंगे, इसका इक्वेशन नहीं, इसका क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि y² = 4ax,
ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, अगर यह हमारा क्या रहता, यहाँ पे इक्वेशन दिया रहता तो हम कैसे ग्राफ बनाते, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक है। अगर हमें इक्वेशन दिया रहता y स्क्वायर इक्वल टू -4x, माइनस टाइम्स लगा के, तो हमारा ग्राफ कैसे बनता, तो हमारा ग्राफ बनता इस तरीके से, यानी इधर साइड में क्या होता, अगर प्लस रहे तो इधर साइड में, माइनस रहे तो इधर साइड में, ठीक है। आपको यह पता होना चाहिए सबसे पहला काम। तो ये आपका ऐसा तो ग्राफ है नहीं, ग्राफ में क्या है हमारा इक्वेशन कैसा है, एक ऐसा इक्वेशन तो दिया नहीं गया है, इक्वेशन में दिया गया है कि y स्क्वायर इक्वल टू -x - 4, ठीक है। तो अब दिखेगा इसके ग्राफ को हम कैसे बनाएंगे, अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x रहता तो ऐसा बनता, ठीक है, और माइनस रहता तो ऐसा बनता। तो हम यहाँ पे प्लस वाले को हटा देते हैं, क्यों हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हम लेके चलेंगे माइनस को लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ में अगर ऐसा बनता कब, जब y स्क्वायर इक्वल टू -4x रहता तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, x-4 है, यानी कहने का मतलब है कि ये जो हमारा 4 यूनिट क्या होगा, आगे की तरफ चला जाएगा। ये जो ग्राफ है हमारा 4 यूनिट क्या होगा, आगे की तरफ चला जाएगा, यानी ग्राफ अब ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको ग्राफ को क्या करते हैं, करेक्ट करके बना लेते हैं। कैसे हो जाएगा ग्राफ हमारा अब हो जाएगा, एक सेकेंड, ग्राफ हमारा ऐसे हो जाएगा 4 यूनिट, कितना यूनिट रहेगा, ये आपका 4,0, ये 4 यूनिट क्या हो जाएगा आपका, आगे चला गया, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। और कहा जा रहा है ये ग्राफ और किसके बीच, वाई एक्सिस, यही हमारा क्या है, वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो ग्राफ और वाई एक्सिस यही है, यही ना, इसी के बीच में क्या निकालना है आपका, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कितना होगा आपसे यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये एरिया कैसे निकलता है, तो आपने एरिया अंडर कर्व में आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा कि उसको हम एरिया से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटे पार्ट को इंटीग्रेट करके इस पूरा का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको अब हम सोल्यूशन इसका देने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है क्या है आपका, y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस टाइम्स ऑफ x-4, क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ x-4 है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि y स्क्वायर इक्वल टू 4 - x, ठीक है, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, √4 - x, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें y का वैल्यू मिलेगा। अब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम क्या करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट कर दे, या फिर चलिए इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट कर दे, और उसका क्या कर दे, हम उसका अगर हम दोगुना कर दे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच लेंगे कि सर ये तो बड़ा एरिया, ये तो छोटा एरिया, नहीं, ये एरिया दोनों सेम ही होगा, हमारे बनाने के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा सही से नहीं बनाया है, इसका आंसर ऐसा हो गया। तो आप इसको सही से बनाइएगा, एक्जैक्ट तरीके से बनाइएगा, तो ये आपका दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0,0 पॉइंट होगा, और इसका पॉइंट क्या होगा, ये आपका वाई एक्सिस पे कितना पॉइंट होगा। तो x का वैल्यू 0 डालते हैं तो y का वैल्यू देखते हैं क्या आता है, x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या पॉइंट होगा, 0,4, क्या हो जाएगा, 0,4। तो हम इसको क्या करेंगे, 0 से 4 तक इंटीग्रेट करेंगे और उसका क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे, तो हमें पूरा का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या है, √4 - x है, और 0 से 4 तक इंटीग्रेट किए, और हमने क्या किया, इसका 2 टाइम्स कर दिया था। हमें क्या मिल गया, रिक्वायर्ड एरिया मिल गया, ये हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल गया। तो चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। तो ये √4 - x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, √4 - x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 - x की पावर 1/2, 0 से 4, ये 2 टाइम्स है, इंटू dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ, ये क्या है, 4 - x का x पे पावर 1/2, तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये आपका 4 - x टू द पावर क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 1, यानी 3/2 अपॉन क्या होगा नीचे 3/2। और एक और देखिए यहाँ पे एक माइनस का साइन है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस से हमने क्या किया, इसको नीचे डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो माइनस से हमने डिवाइड किया, और साथ ही में क्या हो गया आपका 0 से 4 हमने इसको क्या किया, चढ़ा दिया, ठीक है। माइनस आपका बाहर आ जाता है, तो आपका -2 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 जैसे ही यहाँ पे डालेंगे तो ये पहला वाला टर्म तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाद में माइनस डालेंगे 0, तो माइनस टाइम्स ऑफ 0 डालेंगे, तो 0 डालेंगे यहाँ पे, तो ये 0 हट जाएगा, और ये 4 पे पावर 3/2 बच जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 3/2 बच जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस दे देगा, तो हमें ये क्या हो जाएगा 2, और ये आपका 3/2 ऊपर चल गया, तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, इंटू में ये आपका क्या हो जाएगा 4 पे पावर 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 4 पे पावर 3/2 को आप 2 का क्यूब लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसको 2 का क्यूब और इसका रूट है, यही ना इसका मतलब है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हैं, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√2 आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऐसा वैल्यू हो गया, तो ये आपका रूट जो ये आपका ये आपका क्या हो जाएगा, आपका इससे 2 बाहर आ गया, और ये आपका √2 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा सा गलती लिख दिया हमने, चलिए नहीं गलती हमने नहीं लिखा है, क्यों गलती नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 4 है ना, 4 पे पावर 3 है ना, हमने यहाँ पे 2 पे पावर 3 करके बताया था आपको। तो 4 पे पावर 3 है, तो 4 पे पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 इंटू 3 का रूट। तो ये रूट से आपका 2 हट जाएगा और बच क्या जाएगा, 2 टू द पावर 3 आपका सिंपली बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है यहाँ पे,
ये तो हमको आपको बताना भी नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ कटेगा क्या देखेंगे, तो कुछ कटेगा क्या, तो नहीं कटा। देखिए तो 2 2 4, 4 3 जा 4 2 जा 8, तो 8 दूना 16, 16 दूना 32, कितना हो जाएगा 32/3, क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर यूनिट, 32/3 स्क्वायर यूनिट। आंसर मैच करेंगे 32/3 ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सिंपल आपका, लेकिन ये आपसे तभी बन पाएगा जब आपको प्रैक्टिस रहेगा, जब आपको अच्छे खासे कंसेप्चुअल नॉलेज रहेंगे। ठीक है, तो आप अपने कंसेप्ट को अच्छा बनाइए और अपने प्रैक्टिस को बढ़ाइए। कंसेप्चुअल के लिए हमने आपको क्लासेस भी दिए थे, हमने क्वेश्चंस के थ्रू आपको कंसेप्ट सिखाया था। बच्चों का ज़्यादा डिमांड उस समय नहीं था कि सर कंसेप्ट को सिखाइए, इसका आंसर हमने आपको डायरेक्टली कंसेप्ट नहीं सिखाया था। ठीक है, इसका हमने क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट सिखाया था। आपका जैसा डिमांड रहेगा उसके अनुसार हम आप काम करते हैं ताकि आपको उससे लाभ हो सके। ठीक है, हमें आपसे लाभ नहीं चाहिए, आपको हमसे लाभ होना चाहिए। सो आप जैसा कहेंगे उसी तरीके से हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए नंबर 363 है, इसको पढ़िए क्या लिखा जा रहा है। द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y dx - x dy अपॉन y इक्वल टू 0। तो क्या हमने आपको ये नहीं बताया है, ये हमने आपको जो प्रैक्टिस सेट हमने दिया है, आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 क्या है, प्रैक्टिस सेट 8 जो हमने दिया है अभी तुरंत आपको देखिएगा चैनल पे जाके या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। जीडी के प्रैक्टिस सेट जो 8 हमने दिया है मैथ्स के रिगार्डिंग, उसमें हमने इस क्वेश्चन को दे दिया था वहीं पे। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत सारे बच्चों को याद होगा। बताइए इसका आंसर क्या था। तो इसका आंसर था आपका y इक्वल टू cx या फिर x इक्वल टू yc, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। अगर कुछ बच्चों को यहाँ पे नहीं देखा होगा जिन्होंने, उनके लिए यहाँ पे है तो y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 0। ये y इधर चला गया तो y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन कर लेंगे। तो वेरिएबल सेपरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा। यहाँ से x को x की तरफ, y को y की तरफ, dx है तो dx की तरफ x दे देंगे, और dy है तो dy की तरफ y दे देंगे। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 1/x का क्या होता है, log ऑफ x हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा आपका log ऑफ y हो जाएगा। और साथ ही में आप कॉन्स्टेंट के तौर पर log ऑफ c लिख सकते हैं। क्यों log ऑफ c हमने लिखा, log ऑफ c भी एक कॉन्स्टेंट है और सिंपल c भी एक कॉन्स्टेंट है, लेकिन यहाँ पे हम log इसके लिए लिखेंगे ताकि हमारा क्या हो, जो इक्वेशन है वो क्या हो, सिंप्लीफाई हो सके। तो ये आपका log x हो गया, और यहाँ पे log m प्लस log n का वैल्यू क्या होता है, log m इंटू n होता है। तो y इंटू c हो गया। तो यहाँ से log आपका हट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे लिख दे वैल्यू, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं अब। तो ये आपका जब log से log हटेगा तो x इक्वल टू क्या होगा आपका y इंटू सी हो जाएगा। आप x इक्वल टू वाई इंटू सी लिखिए। यदि आप log x की तरफ कांस्टेंट लेते तो क्या हो जाता है आपका, y इक्वल टू एक्स इंटू सी हो जाता। तो दोनों कंडीशन में आंसर आपका सही होता। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। भूल के भी आप ऑप्शन नंबर ए को नहीं लगा दीजिएगा, ठीक, क्योंकि ये आपका गलत ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 64। नंबर 64 में क्या लिखा गया, इसको पढ़िएगा। यहाँ लिखा जा रहा है कि ABC क्या है, एक 3 सेट्स दिए गए हैं जहाँ की A यूनियन B जो कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो डंटा, ये जो साइन है ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब क्या है, नीचे की तरफ मुंह खुला हुआ है उसका मतलब क्या है, इस तरह रहेगा उसका मतलब क्या है। तो ये सभी आपको अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए पढ़ना व्यर्थ है। ठीक है, क्यों व्यर्थ है, क्योंकि आपने शुरू से कंसेप्ट को सीखा ही नहीं, आपने शुरू से नॉलेज को जाना ही नहीं कि क्या मैथमेटिक्स में इन सभी छोटे छोटे फंक्शन में जो आपने पढ़े हैं टर्म्स, इसका क्या मतलब है। हमने सबको अच्छे से तरीक़ा से सिखाया है। आपने अगर नहीं सीखा तो उसे जाकर देखिए। फंक्शंस के अगर हमने कंसेप्ट लेक्चर अगर दिए हैं आपको, आपके अग्नि बैचेस के ही स्टार्टिंग में हमने 6 लेक्चर फंक्शंस के दिए हैं। एक लेक्चर और देना था लेकिन हम आपको वो नहीं दे पाए, लेकिन हमने जो भी 6 लेक्चर्स दिए हैं अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं फंक्शंस के, तो फंक्शन से एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा कि आपसे छूट जाए। या फिर हमने आपको ये भी बोल रहा हूँ कि आपको जो भी हमने कंसेप्ट अभी तक दिया है और उस कंसेप्ट को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, जितने भी चैप्टर के कंसेप्ट हमने आपको बताया है प्रीवियस बैचेस से लेकर अभी बैचेस तक, तो सभी को पढ़ लेते हैं तो डेफिनेट तौर पर उन चैप्टर से रिलेटेड उन जो भी आपके टॉपिक्स को हमने पढ़ाए हैं उससे कभी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और आप बिल्कुल उसको आप बना पाइएगा। ये हमारा वादा है और आप इसको जरूर, आप जैसे हम कह रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, डेफिनेट तौर पे ये आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, और हम कुछ बच्चे को ही समझा पाएंगे क्योंकि कुछ बच्चे, देखिए अगर 10 बच्चे हमारे बातों को सुनते हैं तो उसमें से एक ऐसा ही बच्चा होता है जो क्या होता है, जो थोड़ा सा अलग दिमाग का होता है। वो बिना कुछ कह सकते हैं कि बिना कुछ फालतू बोले हुए वो उसको बर्दाश्त नहीं होगा, तो वो सब एक्सेप्शन में आता है। ठीक है, तो उन लोग का कुछ नहीं किया सकता, वो ज़िंदगी में कुछ करेगा नहीं, दूसरे का ही कमी निकालते रह जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का कमी नहीं निकालिए आप, हमारा कमी नहीं निकालिए, आप अपने तरफ फोकस कीजिए, आप अपने को अच्छा बनाइए, अपने को मेहनत, अपने अंदर मेहनत कीजिए या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए ताकि आप खुद को अच्छा बना सकें। ठीक है, आप हमको ये ना सिखाइए कि हम क्या करें, हम कैसे करें। ठीक है, हम आपको यही बोलते हैं कि आप हमें सजेशन दीजिए और ताकि हम आपके लिए अच्छे कर सकें। बहुत सारे बच्चों ने हमें बहुत सारे अलग अलग बातों को कहा कि सर ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, तो हम उनके अनुसार हमने किया ताकि उनको क्या फ़ायदा हो सके, उनको उससे लाभ हो सके। ठीक है, सो हम आपको यही बोलेंगे आप मेहनत कीजिए। ठीक है, सारे छोटे छोटे वैल्यूज हैं, आपको जो भी कंसेप्ट पढ़ने हैं उसको पढ़िए अच्छे से और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाइए, तभी आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाइएगा। बच्चों को हम आपको ये भी बोलते हैं कि बच्चे को जीडी के सेक्शन मैथमेटिक्स में आपको डाउट रहता है, प्रॉब्लम रहता है, तो जीडी के मैथ सेक्शन के लिए बहुत हमने आपको अच्छे तरीके से बहुत सारे आपको चैप्टर्स को बताया है, उसको अच्छे से पढ़िए। डेफिनेट तौर पे आपको उससे हेल्प जरूर मिलेगा, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाइए, वो भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, मेहनत के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होता है। ठीक है, तो ए यूनियन बी का वैल्यू आपको कहा जा रहा है किसके, ए यूनियन सी के।
ए यूनियन बी का वैल्यू जो होता है ए यूनियन सी का होता है, ठीक है। फिर उसी में आपको दिया जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू किसके, ए इंटरसेक्शन सी के, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इनमें से दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा आपका करेक्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ए का यूनियन बी से दिया जा रहा है वो इक्वल है ए का यूनियन सी से, यानी यूनियन कहने का मतलब क्या होता है, जब दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। अगर मानते हैं ए का वैल्यू क्या है 1, 2 और 3 है, और बी का वैल्यू क्या है आपका 4, 5 अगर 6 है, ठीक है, और सी का वैल्यू क्या है आपका हमें नहीं पता थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो बताइए ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा आपका ए और बी में जितने भी सारे एलिमेंट है उनको अगर क्या करें एक साथ लिख दिया तो हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। तो ए और बी में कितने एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी एलिमेंट है, तो इस सभी एलिमेंट को हमने एक साथ लिख दिया तो ये क्या हो गया हमारा ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ए यूनियन सी के बराबर है, आप खुद से सोचिए कि ए यूनियन सी के बराबर होगा ये आपका, तो ये कब ऐसा बराबर हो सकता है जब आपका बी और सी बराबर होगा, क्योंकि अगर सी में कोई भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो क्या ये इसके बराबर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 4, 5, 6 रहेगा तो तभी ये आपका बराबर हो जाएगा ए यूनियन सी बी, तभी ये ए यूनियन सी जो होगा बराबर होगा किसके, ए यूनियन बी के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जाए 7, ठीक है, एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जाए तो क्या ये इसके बराबर होगा, तो नहीं होगा। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ऐसा तभी बराबर हो पाएगा जब बी इक्वल टू क्या होगा, सी होगा, बी इक्वल टू सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो हमने इससे क्या किया, आपको निकाल दिया कि बी इक्वल टू सी होगा। आप इसका भी यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं, कैसे दिखेगा, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी है, यानी ए और बी का कॉमन पार्ट, ए और बी का कॉमन पार्ट और ए इंटरसेक्शन सी है, क्या ए और सी का कॉमन पार्ट क्या है आपस में बराबर है, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका बी सी के बराबर होगा, क्या होगा, जब बी और सी के बराबर होगा, ठीक है। आप एग्जांपल लेके देखिएगा आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने आप पे छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक तरीके से बता दिया, तो आप वहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 65। नंबर 65 में क्या लिखा गया है, इसको देखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, ई टू द पावर एक्स, एंड फंक्शन जी एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, लॉग ई इंटू एक्स, ठीक है। तो देन दी एफ ऑफ जी एक्स क्या है, एफ ऑफ जी 1 लिखा जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या ये क्वेश्चन आपको नहीं बताया है, बिल्कुल बताया हमने ये क्वेश्चन आपको, ये किसका क्वेश्चन है, कैलकुलस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने आपको ऐसा पहले भी क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ जी 1 निकालने के लिए सबसे पहले हम एफ ऑफ जी 1 ना निकाल के एफ ऑफ जी एक्स निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ जी एक्स कैसे निकलेगा, एफ ऑफ जी एक्स कैसे निकलेगा, यानी एफ के अंदर क्या करें हम, एफ के अंदर क्या करें, फंक्शन एफ के अंदर जी एक्स को अगर पुट कर दे तो हमारा एफ ऑफ जी एक्स निकल जाएगा। तो फंक्शन एफ एक्स क्या है, ई है, ठीक है। तो ई टू द पावर एक्स, यानी ई टू द पावर जी एक्स, एक्स की जगह पे क्या किया हमने, जी एक्स पुट कर दिया, तो क्या हो गया आपका ई टू द पावर जी एक्स हो गया, ई टू द पावर क्या हो गया आपका, जी एक्स हो गया। और जी एक्स का वैल्यू क्या है, जी एक्स का वैल्यू है लॉग ई बेस पे एक्स, यानी लॉग ई बेस पे एक्स, ठीक है। तो आपने पहले से भी पढ़ा होगा और हमने आपको लॉग भी पढ़ाते समय, लॉग के क्वेश्चन बताते समय हमने आपको बताया था कि अगर लॉग ई बेस पे, अगर ई टू द पावर लॉग ई बेस पे एक्स रहे तो वैल्यू एक्स आएगा, अगर 10 बेस पे लॉग 10x रहे तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी x आएगा। लॉग ए टू द पावर ए बेस पे x रहे तो क्या आ जाएगा आपका, x ही आएगा। ये और ये दोनों क्या होंगे, बेस और यहाँ के वैल्यू दोनों क्या होंगे, अगर बराबर होंगे तो आपका जो वैल्यू अंदर वाला होता है वो क्या होता है, उसके बराबर हो जाता है। तो यहाँ से ई से ई आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा आपका, x के बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, हमें नेक्स्ट पेज ले ले, क्या नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर कितना है 65 का, यह आंसर है 65 का, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज लेंगे हमने, तो नेक्स्ट पेज हमने ले लिया यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि हमें क्या मिला, एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू क्या मिल गया आपका, हमें एक्स मिल गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एफ ऑफ जी इंटू 1, यानी एक्स की जगह क्या डालेंगे, 1 डाल देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जी 1 का वैल्यू 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 66 की तरफ। 66 में क्या लिखा जा रहा है, पढ़िएगा। लिखा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। इसका वैल्यू बताना है। तो सिंपल सा क्या है आपका, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और ये क्या आपका सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन। आपको क्या करना पड़ेगा, सारे ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं उसको लगा के इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कोई इसमें एक्स्ट्रा आपको काम नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा दिमाग वाला काम नहीं है। बस आपका फॉर्मूला सही से लगाइए, सही से तरीके से फॉर्मूला का यूज़ कीजिए और आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए हम कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका है, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका है कॉस स्क्वायर एक्स में और प्लस में क्या है कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। और ये क्या है कॉस एक्स प्लस वाई। कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी, ठीक है। यहाँ पे प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो कॉस ए यानी कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर एक्स में प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस टाइम्स ऑफ, हम क्या करेंगे इसको अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और इसमें आपका साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, यही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या लेंगे, नेक्स्ट पेज लेंगे। हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 66 है। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 66 का आंसर हो रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे,
आपका, एक सेकेंड, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है। और देखिए ये क्या है आपका 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई है। तो आप इसको अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या हम इसको, कॉस स्क्वायर एक्स में इंटू कॉस स्क्वायर वाई और फिर माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसको दोनों को जोड़िएगा, इसको और इसको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई। तो इसको हम ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका 2 लिखा गया है इसको सुधार दीजिएगा, 2 है सॉरी, ये क्या है, सब 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या हमारा टर्म है, और हमारा टर्म ये वाला टर्म बच रहा है, तो इस वाले टर्म को क्या लिखेंगे हम, प्लस में 2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई इंटू में कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो आपका कॉस एक्स है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई है, यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से क्या करेंगे हम वाई कॉमन लेंगे, किसी में से भी कॉमन लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर वाई कॉमन ले लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा, ठीक है। प्लस में आपका 2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई इंटू में कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या आपका एक्स लिखा गया है, समझ रहे हैं। फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई है और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई को 1 माइनस कॉस स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर वाई और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई प्लस में कॉस स्क्वायर वाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। प्लस में आपका क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई इंटू में कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब कुछ बच्चे को ये लंबा लग रहा होगा, तो बिल्कुल ये लंबा नहीं लगेगा, आपको ये प्रैक्टिस से अच्छा होगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस को, वो सभी क्वेश्चंस आप वहाँ पे बना पाइएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि सैम्पल पेपर थोड़ा सा टफ दिए भी जाते हैं ताकि क्या हो, आप एक अच्छे लेवल के प्रिपरेशन को कर सकें। याद रखिएगा हम आपको हमेशा बोलते हैं कि आपको किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको जिस एग्जामिनेशन को आप पढ़ रहे हैं, उस एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन आते हैं उसके लेवल से बढ़कर आप पढ़ाई कीजिए, यानी उसके लेवल से आगे जाकर पढ़ाई कीजिए, ताकि आपको एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन दिए जाए तो आप उस क्वेश्चन को बिना बर्डन यानी फील फ्री होकर बना सके, बिना बर्डन के साथ बना सके। अगर आप खुद से लो लेवल में या फिर कम लेवल में पढ़ कर जाते हैं तो डेफिनेट तौर पे वहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस घट जाते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे को हमेशा यही रहता है कि सर भारी क्वेश्चन बता दिए हैं तो हम कैसे पढ़ ले, आप तो भारी क्वेश्चन बता रहे हैं, ऐसा आएगा नहीं, तो बाबू तुम ही सेट कर लेगा क्वेश्चन की। हम कुछ टीचर्स पे भी और कुछ उनके जहाँ पे क्वेश्चन सेट होते हैं उन पे भी तुम छोड़ेगा। तो थोड़ा सा बात समझना चाहिए कि आपको जो से सिखाया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा सा टफ भी बताया जा रहा है तो उसको सीखिए, सीखने का प्रयास कीजिए, उसको आप इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि आप अगर इग्नोर करेंगे तो अपने ज़िंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सीखना का प्रयास कीजिए, या तो आपको जो भी तरीका सिखाया जा रहा है, अगर टफ सिखाया जा रहा है क्वेश्चन तो क्या टफ सीखना बर्बादी होता है, बेकार होता है क्या, तो बिल्कुल नहीं। टफ अगर सिखाया जा रहा है एक क्वेश्चन में, अगर आपको 3 कंसेप्ट दिए जा रहे हैं, जब क्वेश्चन टफ कैसे बनता है, जब एक साथ उसको 2-3 कंसेप्ट यूज किया जाता है। तो जब आपको एक साथ 2-3 कंसेप्ट का यूज करना सिखाया जा रहा है तो आपको क्या करना है, उसको सीखना है। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में उस तीनों कंसेप्ट में से कोई एक कंसेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चन पूछ दे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसको सीखना पड़ता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बच्चे का भगवान मालिक है, उसको कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये आपका क्या है, आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है और ये आपका क्या है। आप देखिएगा यहाँ पे, तो ये आपका a प्लस बी क्या है आपको दिख रहा होगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा होगा। ये आपका a है और ये b है, तो ये क्या होगा आपका 2 इंटू a इंटू बी। देखिए कैसे 2 इंटू a इंटू बी हो गया। तो देखिए ये कॉस एक्स है, कॉस वाई साइन वाई है, तो कॉस एक्स और साइन वाई दोनों प्रेजेंट है, कॉस वाई साइन एक्स, कॉस वाई साइन एक्स सभी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप इसको लिखते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू साइन वाई में प्लस में कॉस वाई इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। इसका क्या है, होल स्क्वायर है। आपको ये क्या दिख रहा है, तो हमें ये क्या दिख रहा है, हमें ये साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। कैसे, साइन ए क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए क्या है, कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन एक्स प्लस वाई का क्या है, होल स्क्वायर, या फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 67 की तरफ से। नंबर 67 में क्या लिखा गया, इसको पढ़िएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस अप टू क्या है 1/n इंटू n प्लस 1। क्या हमने इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं बताया है, बिल्कुल बताया हमने, और इससे अच्छे क्वेश्चन भी हमने आपको बताया है। ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे नहीं बनता है तो सीखिए कैसे बनेगा। तो आप इस क्वेश्चन को बनाइए था, जब भी इस क्वेश्चन को दिया जाए इस तरीके से क्वेश्चन की समेशन में ऐसा करके दे दिया जाए, तो आप इसको क्या कीजिए, सबसे जो शॉर्ट तरीका होता है वो होता है समेशन का तरीका, ठीक है। आप इसको समेशन के तरीके से बनाइए। देखिए समेशन के तरीके से कैसे बनाएंगे, तो समेशन के तरीके से आपको बनाने के लिए सबसे पहले आपको लास्ट टर्म को ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे लास्ट टर्म हमें दे दिया गया है, अगर आपको लास्ट टर्म नहीं दिया रहता तो आपको लास्ट टर्म निकालना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दे दिया है तो कोई बात नहीं। तो अगर लास्ट टर्म नहीं दिया रहता तो कैसे निकालते, तो हम पैटर्न को वाच करके निकालते। तो पैटर्न को देखिए, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 यानी बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये n हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका n, समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेकर क्या है आपका n तक, ठीक है। और यहाँ पे हम जो भी वैल्यू निकालेंगे उसमें अगर हम क्या करें, r इक्वल टू
1 से लेकर n तक कोई भी वैल्यू को पुट करे तो हमारा उस टर्म पे, पार्टिकुलर टर्म पे वो हमारा वैल्यू आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हम बात को बाद में करके दिखाएंगे टेस्ट करके। तो देखिए हम इसको अभी थोड़ी देर के मान लेते हैं कि ये हमें नहीं दिया गया है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपका 1 2 3 अप टू बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए हमने n टर्म लिख दिया, ठीक है। पहला टर्म r = 1 डालेंगे n के जगह पे तो हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा टर्म क्या है 1/1 × 2 है, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 कैसे आएगा, जब n का वैल्यू डालेंगे 1 तो 2 कैसे आएगा, तो n प्लस अगर हम 1 कर दे तो यहाँ पे 1 डालेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा लास्ट टर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पैटर्न को वाच करके लास्ट टर्म निकालना होता है, समझ रहे हैं। तो हमें तो दिया हुआ है हालांकि यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर मानते हैं थोड़ी देर के लिए अगर हम यहाँ से तीसरा टर्म निकालने का प्रयास करें कि क्या हमारा तीसरा टर्म यहाँ पे मैच कर रहा है, तो r = 3 डालेंगे, तो यहाँ पे 3 डालेंगे, क्या डालेंगे 3 डालेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका 1/3 × 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 1/3 × 4, ठीक है। तो हमारा पैटर्न मैच कर रहा है। हमें अब क्या करना पड़ता है दूसरा स्टेप्स में, हमें दूसरे स्टेप्स में, पहले स्टेप्स में तो आपको क्या निकालना होता है, पहले स्टेप्स में आपको निकालना होता है लास्ट वाला टर्म। लास्ट टर्म हमें दिया गया है तो वो स्टेप्स तो हमारे लिए है ही नहीं, ठीक है। तो दूसरा टर्म हमारा क्या है स्टेप्स, दूसरा स्टेप्स होगा हमारा कि इसको इस तरीके से तोड़े ताकि ये हमारा प्लस और माइनस के टर्म में टूट जाए। इसको हम इस तरीके से तोड़े ताकि हमारा कुछ समथिंग प्लस और माइनस के फ्रैक्शन में ये टूट जाए, ठीक है। तो हम कैसे तोड़ेंगे इसको, तो समेशन ऑफ r = 1 से n लिखेंगे। हम इस 1 को क्या लिख सकते हैं, हम इस 1 को n + 1 - n लिख सकते हैं क्या, बताइए तो, देखिए बताइए, ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये n से n कट गया, वैल्यू क्या हो गया 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। हम अब क्या करेंगे, प्रत्येक ऊपर वाले टर्म को क्या करेंगे n × n + 1 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या होगा आपका, ये आपका हो गया समेशन ऑफ r = 1 से n, और ये आपका हो गया 1 पहले n + 1 डालेंगे तो ये n + 1 कट जाएगा, ये आपका 1/n हो जाएगा, n हो जाएगा माइनस में, ये n से n कट जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 1/n + 1, 1/n + 1 हो जाएगा। ये क्या आपका वैल्यू हो गया, ठीक है। फिर आपको अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, हम नेक्स्ट पेज लेंगे आपको उसमें बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर क्या है 67 का आंसर है ये। तो नेक्स्ट पेज में क्या करेंगे हम आपको बता दें कि अब हम वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले 1 डालेंगे दोनों में, तो ये पे क्या हो जाएगा 1 - 1/2, 1/1 तो 1 ही आएगा ना, इसका आंसर सिंपली 1 लिख देते हैं, ठीक है, प्लस में, ठीक है। या फिर आप यहाँ ना प्लस देखिए, यहाँ प्लस देखिए दीजिए, क्यों प्लस दीजिए यहाँ पे, क्योंकि हम आपको बताएंगे सामने क्यों दे रहे हैं। फिर आपको क्या डालना है, r का वैल्यू 2 डालना है, तो 2 डाल दिया हमने, 1/2 माइनस में 1/3, एक प्लस होते जा रहा है। फिर क्या आपका प्लस साइन 1/3 - 1/4, इस तरह आपको 1/4 - 1/5, इसी तरह आपको आगे तक जाना है। और लास्ट वाला टर्म क्या होगा आपका, लास्ट वाला टर्म होगा 1/n + 1/n + 1, 1/n - 1/n + 1, ठीक है। ये आपका वैल्यू होगा। सभी को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, सभी को जोड़ेंगे तो दिख रहा होगा आपको कि इस तरीके से एक पैटर्न आपको करता हुआ दिखेगा। देखिए इस तरीके से पैटर्न आपको करता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए, तो हमें तो दिख रहा है। देखिए इस तरह से पैटर्न करता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से n से n वाला पैटर्न आगे से कट जाएगा, तो वैल्यू क्या बच जाएगा आपका 1 - 1/n + 1 आपका बच जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो आपका ये n + 1 - 1/n + 1, 1 से 1 कट गया, वैल्यू हो गया n/n + 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। मैच कीजिए ऑप्शन n/n + 1, ऑप्शन नंबर क्या है बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को बनाना होता है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको एक तरीके आप पहले से सीख लिए रहिएगा तो आपको बनाने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 68 की तरफ। नंबर 68 में क्या लिखा गया है पढ़िएगा। कहा जा रहा है कि इफ़ z लाइज ऑन mod of z = 1 देन 2/z लाइज ऑन। तो सबसे पहले कुछ बच्चों को ये देख के समझ में आ जाना चाहिए कि mod of z = 1 होता क्या है, ये क्या होता है, ठीक है। ये किसका इक्वेशन होता है, तो mod of z = 1 जो होता है ये क्या होता है आपका सर्किल का इक्वेशन होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्किल, कैसे सर्किल का इक्वेशन होता है। तो z एक क्या है आपका कम्प्लेक्स नंबर है, तो z को आप क्या मान सकते हैं, z को आप x + iy मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे z के जगह पे डालेंगे, तो z के जगह पे क्या डालेंगे x + i × y, और इसका मोड = 1 है। इसका मोड कैसे निकलता है, तो इसका मोड निकलता है √x² + y² करके = क्या होता है 1 हो जाता है। तो यहाँ से कीजिएगा x² + y² = 1। ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर होगा 0,0 पे, और रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है। क्या होगा, रेडियस आपका 1 होगा, समझ रहे हैं। तो ये क्या है इक्वेशन ऑफ सर्किल है। तो ये तो आपको कहानी समझ में आ गया, लेकिन कहानी में हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है, कहानी में हमसे ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि देन 2/z लाइज ऑन, 2/z कहाँ लाई करेगा, ठीक है। यदि z = 1 क्या है हमारा, z लाई कर रहा है mod of z = 1 पे, तो ये 2/z कहाँ पे लाई करेगा, तो जब ये हमारा सर्किल पे लाई कर रहा है तो ये भी हमारा सर्किल पे ही लाई करना चाहिए। अगर मानते हैं आपको ये अगर कंसेप्ट पता रहे तब, लेकिन अगर कंसेप्ट पता नहीं रहे तब आप क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो कौन से क्वेश्चन बना रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 68 को बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो क्या करेंगे 2/z को हम क्या मान लेंगे, इसको t मान लेंगे, ठीक है। 2/z को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे मॉड कर लेंगे, तो ये क्या होगा आपका, या आप 2 का मॉड हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका z का मॉड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा t का मॉड हो जाएगा। हमने कैसे किया, तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, आपने कम्प्लेक्स नंबर में अगर नहीं पढ़ा है कम्प्लेक्स नंबर तो आप जाकर वीडियो देखिएगा हमारे कम्प्लेक्स नंबर का, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि अगर a/b का मॉड है तो आप इसको mod of a/mod of b भी लिख सकते हैं, ठीक है। उस कंसेप्ट में हमने इसको ऐसा लिखा। तो 2 क्या है, खुद से पॉजिटिव नंबर है तो 2 का मॉड 2 ही आएगा। नीचे क्या है mod of z, और mod of z का वैल्यू क्या दिया जा रहा है हमें, mod of z का वैल्यू 1 दिया जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे 2/1 हो गया इक्वल टू मॉड ऑफ टी हो गया। तो टी का मॉड इक्वल टू क्या हो गया, 2 के बराबर हो गया। और ये क्या है, ये भी आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल ही है। क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल ही है, क्योंकि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 2 क्या है आपका, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 अगर इक्वेशन ऑफ सर्किल है तो ये भी इक्वेशन ऑफ सर्किल है। कैसे, आप टी का वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, समथिंग कुछ भी x प्लस आई वाई, या फिर समथिंग कुछ y प्लस जेड आई, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, और देखिएगा तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल मिल जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ये भी कहाँ लाई करेगा, तो सर्किल पर ही लाई करेगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को। नंबर 9 में लिखा जा रहा है क्या कि 4 डाइस आर रोल, 4 डाइस को क्या किया जा रहा है, रोल किया जा रहा है, यानी फेंका जा रहा है। समझिए, 4 पासे को रोल किया जाता है। रोल मतलब ऐसे करके फेंक देना, ठीक है। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन विच एटलीस्ट 1 डाइस शो 2, तो कितने ऐसे पॉसिबल आउटकम्स होंगे जिसमें कि कम से कम एक डाइस जो होगा वो 2 शो करेगा। जैसे ये आपका 6 डाइस होगा, 2 3 4 5 6, ये 2 डाइस होगा, सॉरी यही आपका 6 डाइस होगा। तो इस 6 डाइस में कहा जा रहा है कि आपको 4 डाइस को फेंका जा रहा है ना, 6 क्यों बना दिए, 2 2 4, ठीक है। तो ये आपका 4 डाइस होगा, ठीक है। और इस 4 डाइस पे कितने हमारे पास नंबर्स होते हैं, तो 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कितने ऐसे पॉसिबल आउटकम्स होंगे जिसमें कम से कम एक डाइस जो होगा हमारा 2 शो करेगा, कम से कम 1 शो करेगा, कम से कम एक जो होगा 2 शो करेगा। तो एक से ज़्यादा भी कर सकता है, एटलीस्ट लिखा जा रहा है। तो जब भी एटलीस्ट लिखा जाए तो समझिए कि उतना तो करेगा ही करेगा, सॉरी साथ ही साथ एक्स्ट्रा भी कर सकता है उसे। तो मानते हैं कि इसमें क्या आ रहा है, 5 आ गया, इसमें 5 आ गया, और इसमें क्या हो गया आपका, इसमें 4 आ गया मान लीजिए, और इसमें क्या आ गया, 3 आ गया, लेकिन इसमें कम से कम 2 शो होना चाहिए, ऐसा हमारा पैटर्न आना चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है यहाँ पे 2 शो कर दे, यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे हमारा 2 शो कर दे, ठीक है। तो हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे भी 2 शो कर दे, और यहाँ पे 5 कर दे, यहाँ भी 2 कर दे, यहाँ पे भी 2 कर दे, या फिर यहाँ पे चलिए 3 कर दे, ठीक है। यहाँ पे 2 कर दे, यहाँ भी 2 कर दे, यहाँ 4 कर दे, यहाँ 5 कर दे, ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न ऐसे बन सकते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि कम से कम एक पे तो शो करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किसी पर शो नहीं करे। जैसे ये आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, आपसे कहा जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे किसी पे भी 2 नहीं शो कर रहा है, तो क्वेश्चन को समझिए। अब आपको क्वेश्चन में समझ में आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पासे को हमने फेंका, 4 डाइसेस को हमने फेंका, तो आपको बताना है कितने ऐसे पॉसिबल आउटकम्स होंगे जिसमें कि कम से कम एक डाइस पे 2 शो करना चाहिए। तो एक से ज़्यादा डाइसेस पे भी 2 शो कर सकते हैं, तो ऐसा तो बहुत केस हो सकता है। तो इसको क्या करेंगे, एक शॉर्ट तरीके से इसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो फेवरेबल केस है, क्या है फेवरेबल केस, यानी जो हमें चाहिए वो क्या है, हमें क्या चाहिए, फेवरेबल केस, FAVARABLE, फेवरेबल केसेस। हमारे फेवरेबल केसेस क्या होंगे, यानी हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए कि ऐसा आपका पॉसिबल आउटकम जिसमें कि कम से कम एक पे 2 शो करे, और एक से ज़्यादा पे भी 2 शो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट कहा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि टोटल आउटकम्स में से अगर हम घटा ले, किसके, टोटल आउटकम्स में से घटा ले कि जब किसी भी पासे पर when no फेसेस शो 2, जब किसी पासेस पे 2 शो नहीं करे। अगर हम क्या करें, टोटल आउटकम में से घटा ले कि जब किसी भी पासेस पे 2 शो नहीं करेगा, किसी भी फेसेस पे 2 नहीं शो करेगा, तो हमें यह मिल जाएगा कि एक फेसेस या फिर एक से ज़्यादा फेसेस पे जहाँ पे 2 शो कर रहा है। क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि अगर हम टोटल आउटकम्स में से घटा ले कि किसी भी फेसेस पे 2 नहीं शो करेगा, तो हमें फेवरेबल केस मिल जाएगा कि हमारे एक या एक से ज़्यादा पे 2 शो करेगा। तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, टोटल केसेस 4 बार पासा फेंका जा रहा है, एक में कितना है आपका 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 टू द पावर 4, ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल केसेस हो जाएंगे, ठीक है। हमें किसी फेसेस पे 2 नहीं आना चाहिए, तो हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 से लेकर 6 तक के बीच, तो 2 नहीं आना चाहिए, तो बच गए कितने केसेस, अब हम बच गए हमारे पास 5 केसेस, ठीक है। तो 5 × 5 × 5 × 5, यही नंबर्स के बीच में कुछ भी आ जाए, लेकिन 2 नहीं आया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 5 पे पावर 4 आपका टोटल आउटकम्स हो गया। कब, जब कोई फेस आपका 2 शो नहीं करेगा। तो इसमें से क्या करेंगे, हम घटा लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे, तो इसका 1296 होता है, और इससे क्या होता है 625 होता है। तो 625 और 1296 में से 625 घटाएंगे तो कितना आएगा वैल्यू, तो ये आपका वैल्यू होगा 671, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 671, ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको यह बनाना है, समझ रहे हैं। ये आपका किसका क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 70, ये आपका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, ये आपका, ये हमारे लिए आज का 10वां क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए आपको 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर तीसरे वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करेंगे। यानी आपको इस बार हमने जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर देने का आपको वादा किया था, उसको हमने 3 टर्म में आपको कहा था कि आपको 3 वीडियोज़ में हम एक सैम्पल पेपर को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मैथ्स का, फिजिक्स का 3 वीडियोज़ में हमने खत्म कर दिया है। पहले 2 में 10-10 और तीसरे वाले में 5 क्वेश्चन। इस वाले में भी मैथ्स के भी इसी तरह चलेंगे, पहले में 10, दूसरे में 10 और फिर तीसरे में आपका 5 करके खत्म हो जाएगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि इफ द थर्ड टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 + x टू द पावर m इज -1/8x², देन द वैल्यू ऑफ m। तो m का वैल्यू क्या होगा, तो क्या हमने ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं बताया है बाइनोमियल एक्सपेंशन में। आप प्रीवियस बैचेज जो हमने दिए है बाइनोमियल एक्सपेंशन के रिगार्डिंग, अगर आप उसको देखिएगा तो ये सभी चीज़ आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि हमने आपको बताया कि नहीं बताया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यह पता होना चाहिए कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर हमारा x + a टू द पावर n रहे, तो इसका जो
कोई टर्म्स होता है यानी कोई जनरल टर्म्स होता है उसको हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टी एन एक हमारा टर्म्स है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, टी एन को लिखते हैं हम एन सी, क्या है, सॉरी टी एन नहीं, हमारा एक आर टर्म है, मान लेते हैं कि आर एक टर्म है हमारा, टी आर एक टर्म है कोई भी जनरल टर्म इस एक्सपेंशन का। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे एन सी, ये एन जो होता है वो यहाँ पे एन लिखेंगे, एन सी ये जो आर होता है वहाँ पे क्या लिखेंगे आपका एन सी आर माइनस वन, क्या होता है एन सी आपका आर माइनस वन, यानी एक क्या होता है आपका वैल्यू घट जाता है, क्या होता है एक वैल्यू घट जाता है, तो एन सी आर माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर क्या होगा, इंटू ये जो होता है एक्स टू द पावर आर माइनस वन, क्या होता है एक्स टू द पावर आर माइनस वन, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसा लिखिए, ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एन सी आर माइनस यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप इसको एक्स टू द पावर क्या होगा, एक्स टू द पावर आर माइनस वन इंटू क्या होगा ए टू द पावर आर, इसको ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप क्या कीजिए, इसको आर प्लस वन कर दीजिए, क्या कीजिए इसको आर प्लस वन कर दीजिए और अब इसको लिखिए, ठीक है। तो ये आपको ऐसा क्यों बता रहा है, क्योंकि ऐसे करके लिखिएगा तो आपको समझ में आएगा और ये आपको याद रहेगा। देखिए कैसे आप इसको लिखिएगा, एन सी आर हमने क्या किया, एक घटा लिया, एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर, एक्स टू द पावर क्या होगा आपका एक्स टू द पावर, इसमें से घट के क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर आपका आर माइनस वन हो जाएगा, क्या होगा एक्स टू द पावर आपका ये आपका एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन सी आर एक्स टू द पावर, इसमें से इसको घटाइए, एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर, और ये क्या होगा आपका लास्ट में ये जो ए बचता है उसको क्या कीजिएगा ए टू द पावर नीचे वाला वैल्यू को चढ़ा दीजिएगा। जैसे यहाँ पे अगर टी आर प्लस वन नहीं समझ में आया तो टी आर का भी लिख लीजिए, टी आर का क्या होता है एन सी आर, ठीक है। पिछली बार जो हमने बताया था वो शायद उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गया था, हम इसका आंसर सोच रहे हैं कि क्या गलती हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे गलती यहाँ पे हमने ये कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा एन सी आर का क्या हो जाएगा आर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, और एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए टू द पावर आर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, किसी जनरल टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन के किसी भी जनरल टर्म्स को हम लिखते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब देखिए इसी क्वेश्चन पे ये बेस्ड है, हम आपको बनाकर यहाँ पे दिखाते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 70 का आंसर है। तो 70 का आंसर में इसको हम कैसे बनाएंगे कि थर्ड टर्म लिखा जा रहा है, यानी टी थर्ड को आप क्या लिख सकते हैं टी टू प्लस वन। इसके लिए मैंने कहा कि ये इसको ज़्यादा प्रेफरेंस ना देके आप इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए कि आपको याद रह पाए, ठीक है। तो टी थर्ड टर्म निकालना है तो टी थर्ड को हम टी टू प्लस वन लिख सकते हैं, और टी टू प्लस वन को कैसे लिखेंगे, हमारा एक्सपेंशन क्या है वन प्लस एक्स टू द पावर एम है, वन प्लस एक्स टू द पावर एम, यही एक्सपेंशन है हमारा। तो और ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपका माइनस वन अपॉन एट इंटू एक्स स्क्वायर, इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे टी टू प्लस वन, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये आपका लिखेंगे एम सी, क्या लिखेंगे एम सी आर, क्या है एम सी आर, यानी यहाँ पे क्या है एम सी टू है, एम सी टू इंटू वन पे पावर एम माइनस टू इंटू एक्स टू द पावर, ये क्या है एक्स है, एक्स टू द पावर ये जो होता है उसको लिखते हैं एक्स टू द पावर टू, ठीक है। यहाँ पे पहले वाला जो वन है यहाँ पे, तो वन पे पावर क्या लिखते हैं एम माइनस टू लिखते हैं, जैसे पहले वाला यहाँ एक्स था तो एक्स पावर क्या लिखते हैं एम माइनस एन माइनस आर, ये माइनस ये लिखते हैं, ठीक है। और फिर बाद वाला क्या है ए है तो ए टू द पावर क्या लिखते हैं नीचे का लिख देते हैं, ठीक है। यानी बाद वाला एक्स है यहाँ पे तो एक्स क्या है नीचे वाला लिख दिया हमने एक्स का स्क्वायर, समझे। ये किसके बराबर है माइनस वन अपॉन एट एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एम सी टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एट इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही आपका वैल्यू है, क्या आपका यही वैल्यू है। तो यहाँ से कुछ कटेगा, एक्स स्क्वायर कट गया, तो एम सी टू इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस वन अपॉन एट के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम इसको कैसे लिखेंगे एम फैक्टोरियल अपॉन एम माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू का फैक्टोरियल इक्वल टू माइनस वन अपॉन एट, क्या हो गया इक्वल टू माइनस वन अपॉन एट हो गया, समझ रहे हैं। तो ये टू फैक्टोरियल से कितना टाइम्स कटेगा 4 टाइम्स कट जाएगा। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं एक बार फिर से इसके लिए, कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है ये दूसरा पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, तो यहाँ पे थे हम, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे अब फिर से अच्छे से लिख लेंगे एक बार, एम फैक्टोरियल अपॉन एम माइनस वन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन अपॉन फोर। देखिए इतना आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमको लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ पाए, ठीक है। स्टेप्स छोड़ देंगे तो समझ में आएगा नहीं, तो फिर समझ में नहीं आएगा तो फिर बताने का कोई फायदा होता नहीं है, ठीक है। सो इसका आंसर हम सारे स्टेप्स को भी लिखते चलते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को लिखेंगे एम कॉमन लेंगे बाहर, और यहाँ पे लिखेंगे हम एम माइनस वन, और यहाँ पे लिखेंगे क्या इसका फैक्टोरियल, ठीक है, एम माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है, एम माइनस वन का फैक्टोरियल, समझ रहे हैं। एक सेकेंड रुक जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है क्या, यहाँ पे टू था ना, यहाँ पे टू था, यहाँ पे टू था, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें एक और एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो ये एम हो गया और ये एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू का फैक्टोरियल। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे आपने पढ़ा होगा कि 5 को फैक्टोरियल को आप कैसे लिखते हैं, घटाते चले जाते हैं, 5 4 3 2 1, इस तरीके से आप घटाते चले जाते हैं। तो उसी तरह आपका एम है तो एम में से घट के क्या आएगा एम माइनस वन, उसमें से घट के आएगा एम माइनस टू, ठीक है। उस तरीके से हमने इसको लिखा, ये किसके बराबर है 1/4 के बराबर है। एम माइनस टू फैक्टोरियल से एम माइनस टू फैक्टोरियल कट गया, ये एम इंटू एम माइनस वन हो गया इक्वल टू 1/4 के बराबर हो गया। यहाँ से क्या करेंगे एम स्क्वायर माइनस एम इज इक्वल टू 1/4, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m स्क्वायर माइनस 4m माइनस वन इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया आपका वैल्यू हो गया,
ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व कीजिएगा, आपका बताइए आंसर क्या आएगा। इसे सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा आपका, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको यहाँ पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे m इज इक्वल टू माइनस बी यानी -4 +4 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² यानी 4 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। तो ये आपका माइनस प्लस 4a और c यानी ये भी क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर ही हो जाएगा, 4ac, ठीक है। ये आपका हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू ए, b² -4ac अपॉन 2a, यही होता है। और ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 है। तो b² क्या हमारा था -4 का स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे सीधे लिख दिया, ठीक है। -4 माइनस टाइम्स ऑफ 4, ए का वैल्यू कितना है 4, सी का वैल्यू कितना है आपका 1 है, ठीक है। तो ये आपका -1 है, ठीक है। तो देखिएगा शायद यहाँ पे हमसे कुछ गलती हो रहा है, तभी सोच रहे हैं कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक माइनस का साइन छूट गया है। यहाँ पे देखिए एक माइनस का साइन छूट गया है। ये जो माइनस यहाँ पे लगा हुआ था, ये जो आ रहा था वहाँ हमने यहाँ पे छोड़ दिया, तो यहाँ पे हमने छोड़ दिया, तो यहाँ हमने छोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखेंगे, अब हम फिर से इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, b² -4c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा। तो b क्या है आपका वैल्यू 4 है, √100 प्लस माइनस b² -4c यानी क्या होता है आपका अल्फा कॉमा बीटा का वैल्यू क्या होता है बताइए। तो -b प्लस माइनस √100 b² -4ac अपॉन 2a, यही होता है। तो यहाँ पे b² क्या है -4 है यानी 4 का स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ ac क्या है आपका माइनस टाइम्स ऑफ 4 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे 2 इंटू 4 से 4 कट गया आपका, ये आपका 4 अपॉन 2 इंटू 4 से 4 कट गया, वैल्यू क्या गया 1/2, क्या क्या इनका वैल्यू 1/2 आ गया। तो आंसर मैच करेंगे। अब कौन सा आंसर मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन हमने आपको इससे अच्छे क्वेश्चन भी आपको बताया है, तो ये क्वेश्चन आपको शायद डाउट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे हमने जो सिखाया था वो हमने क्या सिखाया, यहाँ पे हमने आपको सिखाया कि जनरल टर्म कैसे लिखते हैं। ये आपका जनरल टर्म आपको लिखने पता चल गया, तो आपको अब इससे जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको बना पाइएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, तरीका होता है जनरल टर्म्स लिखने का, समझ रहे हैं। तो क्या हो गया आपको, ये आपने 10 क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में बचे हुए और 10 क्वेश्चन को हम बताकर और फिर 15 क्वेश्चन जो है आपको वो उसको बताकर वीडियोस को कंप्लीट करेंगे सभी को, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।